बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फ़ारूक क़ताफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और आज बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। और ज़ाहिर है कि क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया में इस वक्त हम उसके जो एक तरह से आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह लीजिए देख रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर लाहौर में फ़ारूक साहब आप जानते हैं कि किस तरह से पोल्यूशन जो है, और मुसलसल ये फरवरी का मिड आ गया है और अभी भी आप देखें कि वहाँ पे फॉग जो है वो बड़ी शदीद है। हालांकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस बरस जो है ये तमाम नताइज जो है माहौलियाती तब्दीलियों के हैं। और इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है उन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया मियांवाली में, और गाजी बरोथा का भी उन्होंने दौरा किया वहाँ पर भी। और इसके दौरान उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू भी की जिसमें पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर जो उनका विजन है क्लाइमेट को लेकर, और पाकिस्तान में जो क्लाइमेट के जो चेंजेस हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो आ रहे हैं उसके हवाले से पाकिस्तान क्या कोशिशें कर रहा है उस पर उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब की काइंडली जरा वो चलाइए, फिर हम उस पर बात करें। पाकिस्तान क्योंकि उन मुल्कों में से है जिधर सबसे ज्यादा मुतासर होंगे हम इस मौसम की तब्दीली से, क्लाइमेट चेंज से, लिहाजा ये आपको समझना चाहिए कि हमें हर वो चीज करनी चाहिए कि ये जो मौसम गर्म हो रहा है अपने मुल्क में इसके असरात हम कम करें। जिन चीज़ों के ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन को बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया गया, उनमें एक चीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनका जो कंसर्न है वो भी है। फ़ारूक, आप समझते हैं कि एक तो बिलियन ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मुसलसल अभी आगे बढ़ रहे हैं, सिलसिला जारी है, और बार बार उनका ये बात करना इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, और वक्तन फ़वक्तन जब भी उनको मौका मिलता है तो वो ज़रूर इस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया मैशल। बात यह है कि आज पीएम ने तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात की है। एक पॉलिटिकल एलिमेंट है, वो आगे हमारा हम सेगमेंट डिस्कस है, करेंगे हम उस पे बिल्कुल उस पे। करेंगे। हाँ, दूसरा जो है ये क्लाइमेट चेंज है, और तीसरा किसानों के साथ बात करना। उस पर भी करेंगे, लेकिन हाँ, मैं भी इसके ऊपर इसलिए पहले सही। बात कर रही हूँ हाँ, ताकि हम दुनिया को भी और अपने अवाम को भी ये बावर करा जी, सकें कि ये कितना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू है। एग्जैक्टली। और ये सारी पेशबंदी करने का मकसद जो था हाँ, ना, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देना था। अच्छा ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये है हाँ कि एक लीडर जो होता है ना, जी, he doesn't only look at the immediate challenges, they look beyond the immediate, ट्रू और वो ट्रू, देखते हैं कि क्या क्या वेरी वेल challenges सेड, होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दुनिया में जो लिस्ट बनी है क्लाइमेट चेंज के मोस्ट वल्नरेबल ममालिक, उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर है 8वां। लेकिन हमसे पहले जो ममालिक हैं वो मालदीव के तरह के हैं, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, और उनका असल में देखा जाए तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रेस इतना बड़ा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनली नंबर 1 वल्नरेबल मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली होगी, वाटर टेबल नीचे जाएगी, फ्लडिंग ज्यादा होगी, सही और समंदर का जो है वो इंकर्जन भी ज्यादा होने का चांस है। सही। अच्छा, अब इन तमाम चीजों को फिक्स करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? देयर नीड्स टू बी अ लॉट जो करना पड़ेगा। लेकिन पहला जो मामला है कि हमारे मुल्क में क्योंकि आबादी बढ़ी है, और हमने जो फॉरेस्ट कवर था, आज वजीर आजम ने कहा कि लाहौर का 70% जो फॉरेस्ट कवर था वो उठा के खा गए, खत्म कर दिया लोगों ज़रताज ने। गुल साहब हमारे साथ जी मौजूद हैं, मेरे बिल्कुल, ख्याल में हम उनको मजीद इंतजार नहीं जरूर। कराएंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर ममलकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहबा, आपके वक्त के लिए। ज़रताज साहबा, एक तो ये कि आज भी वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की और वक्तन फ़वक्तन वो अपने विजन और ये जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का पूरी दुनिया शिकार हो रही है, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में सर फहरिस्त है। आपसे जानना ही चाहूंगी कि अभी तक इसके ऊपर हमने ये देखा कि बिलियन ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और क्या चीज़ें अभी लाइनअप हैं आगे जो हो रही हैं? जी थैंक यू। देखिए, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजनरी लीडर हैं, समझते हैं क्लाइमेट चेंज को, जी और इसको एड्रेस करने के लिए भी वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम अंडर डेवलप कंट्री और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। अर्जेंसी बेसिकली हेल्थ की है, लॉ एंड ऑर्डर की इशू है, भूख अफलास का इशू है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर आप देखें तो अंडर डेवलप कंट्रीज में सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर कोई ग्रीन गोल्स के टारगेट अपने लिए सेट कर रहा है, तो वो बेसिकली साउथ एशियन कंट्री में वो पाकिस्तान इज स्टैंडिंग टॉल। पाकिस्तान बहुत ऐसे अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं,
या रिवर्स कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, या उसके कुछ असरात के लिए अगर हम ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार हो जाए, उसके लिए सबसे सस्ता और आसान रास्ता तो बेसिकली दरख्त उगाने का है ही। दरख्त के साथ बायोडाइवर्सिटी हमारी बढ़ेगी, वेजिटेशन हमारी बढ़ेगी, रेनफॉल हमारी बढ़ेगी। और जिन लोगों का फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारे उन एरिया में जहाँ पे हमारे जंगलात हैं, वहाँ पे उन लोगों की लाइवलीहुड बेहतर हो जाएगी। और बायोडाइवर्सिटी होने से, फ्लोरा एंड फाना के बचने से, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारा बेसिक जो प्रोडक्ट है या बेसिक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो तो 10 बिलियन टन सुनामी है, लेकिन अगर आप उसका बाई प्रोडक्ट देखें तो वो उसमें हनी जो वो है पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई है, शहद की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसको हम बड़े अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं दुनिया में। या भी अगर हमने बेर के दरख्त बढ़ाए है, ऑलिव की प्लांटेशन हमने बढ़ाई है, आपको पता ही है कि हमारे बिलियन में हम ऑयल जो है बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर सारी चीजें तली हुई खाते हैं। लेकिन अगर हम अपना ऑयल बनाना शुरू कर देंगे तो बहुत उसमें हमारी बेहतरी आएगी। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, लेकिन ये जरा बिल्कुल सही आप फरमा रही है। माशाल्लाह डाइवर्सिफिकेशन जो है वो जितने ज्यादा होगा हमारा अच्छा है। लेकिन एक मामला जो है फॉरेस्ट कवर का तो समझ आ गया कि जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा इट विल फिक्स द एनवायरनमेंट। लेकिन दूसरा जो मामला है जिसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की शायद हमें उस पर बताइएगा कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उससे भी जो है लैंड इरोजन होती है, वाटर टेबल नीचे जाती है, हमारे यहाँ और मसाइल होते हैं। उसको बेहतर करने के लिए हम क्या करें? ये बड़ा बेसिक और बड़ा अहम सवाल आपने आप पूछा है। और बल्कि आज भी जब हम गाजी बरोटा पे प्राइम मिनिस्टर इमरान के साथ प्लांटेशन कर रहे थे तो वहाँ पे उनके किसानों से भी मुलाकात हुई। अगर आपने वो कॉन्वर्सेशन सुनी हो तो उसमें किसान बार बार कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो सोलर वो दे दिए जाए, ट्यूबवेल्स दे दिए जाए। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो जैसे बलूचिस्तान में 8,000 से ज्यादा जो सोलर ट्यूबवेल है, तो वाटर टेबल 1200 फुट से नीचे चली गई है। और हमारी वाटर इकोनॉमी है, ग्रेरियन इकोनॉमी है, 70% से ज्यादा लोग डिपेंडेंसी हमारी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो वहाँ पे जब हम ईज देते हैं और पानी जिस तरीके से फिर हम जाया करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई मीटरिंग तो है नहीं सोलर पंप के ऊपर, तो सोलराइजेशन का बेसिक फायदा ये तो है कि चलो किसान खुशहाल होता है, उसके ऊपर कोई बिल नहीं आता है। लेकिन जब उसकी मीटरिंग नहीं होती, जब वो नेट में शामिल नहीं होता, तो बेतहाशा पानी को जाया भी कर दिया जाता है। और वाटर टेबल बलोचिस्तान में तो स्पेशली हमारा 1200 फुट से नीचे चला गया। जो मर्जी आप उगाते फिरें वो उग नहीं सकता। और आपने ठीक कहा है कि उसकी वजह से हमारी जो जमीन है खराब हो रही है, करप्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, कि हमारी जो एरिड जोन है, सेमी एरिड जोन, वो एरिड जोन के अंदर तब्दील हो रहे हैं और हमारे सहरा बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। हमने बेसिकली एक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अप्रूव करवाया है, दैट इज कॉल्ड रिचार्ज पाकिस्तान। रिचार्ज पाकिस्तान में हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारी वाटर रिजर्वायर्स बन सकती हैं, वाटर किनाल को हम 13,000 से ज्यादा है उसको हम पक्का अपने खालों को कर रहे हैं। दूसरा उसमें हम ये कोशिश करें कि जैसे हमारा बारिश का पानी, और आपको पता है कि अभी मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश के पैटर्न में बड़ी चेंजेस आई हैं। 6 महीने की बारिश जो है वो 1-2 हफ्ते के अंदर हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। अब उसको भी हमने बचाना है। ये आपने खासतौर पे वाटर मीटरिंग की बात की ना, तो एक सवाल मैं ये पूछ लूँ, खासतौर पे इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के सारे मुल्क का ऑडिट कराया, वाटर मीटरिंग कराई है। हम क्या उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? आर बी एक्चुअली टेकिंग इनटू अकाउंट कि हमारा कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ नुकसान है या वल्नरेबिलिटी है उसको फिक्स करना है? देखिए मैं बेसिकली जैसे ही हम लोगों ने ये मिनिस्ट्री संभाली है तो वाटर टेबल रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक प्रॉपर बिल भी मैं लेकर आना चाहती हूँ और एक प्रपोज भी किया है कि वाटर इज नॉट फॉर फ्री। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्यूबवेल लगा सकते हैं और आप पिर्सिंग कर सकते हैं तो आप बगैर इजाजत के, चूंकि आपके पास पैसे हैं, या फिर जो हमारी जो बेवरेजेस कंपनी जिस तरीके से जितने लीटर पानी जाया करती है एक पानी की बोतल की खातिर, तो वो उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है, कोई पूछ के नहीं करता और पानी को जाया कर देता है। और उसके बाद जब पता चलता है कि एक ट्यूबवेल सूख गया है तो फिर अपनी जमीन के अंदर बगैर इजाजत के थोड़ी देर के बाद एक और पिर्सिंग करके एक और ट्यूबवेल लगा देते हैं। तो वो वाटर टेबल रेगुलेटरी अथॉरिटी हम बनाना चाहते हैं। इन प्रिंसिपल उसकी अप्रूवल होगी, लेकिन आपको पता है कि कुछ हमारे
इश्यूज ये है कि हमारी 18 अमेंडमेंट है, और जो आपने कहा है कि अगर इंडिया के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर मीटरिंग के ऊपर या वाटर टेबल के ऊपर, और बल्कि कुछ जगहों पे उन्होंने अपनी 3 से 4 मीटर तक अपनी पानी की वाटर टेबल को बेहतर भी किया इंडिया में, तो वी कैन हम अच्छी चीजें सीख भी सकते हैं। लेकिन इशू हमारा ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ऑलरेडी वो चूंकि वाटर टेबल नीचे जा रहा है और वहाँ पे उस तरीके से जॉब्स भी नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि जी आप हमारी अगर ट्यूबवेल के ऊपर भी आप इस तरह की मीटरिंग लगा देंगे। अब बेसिकली तो ये कि कोलेटरली हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें एनएफसी अवार्ड के तहत सुबह को 2,000 बिलियन 1600 बिलियन देते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो सुबह फिर आगे अपने किस तरह डिस्ट्रिक्ट में अपने सूबे में उस अवार्ड्स को तकसीम करते हैं, और उसके बदले में जो वो अरबों रुपए सालाना लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, तो उसमें वो बेसिकली करते क्या है, उसका उन्होंने इस्तेमाल क्या किया है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। आगे आने वाली लड़ाइयाँ भी शायद सारी पानी के ऊपर हों, और सुबह भी आपस में मजीद इसके ऊपर टेंशन भी हो, टसल भी होना शुरू हो जाए। लेकिन बेसिक हम यही कर सकते हैं कि जितना पीछे सालों में पानी जाया हुआ है इंडर वाटर सिक्योरिटी के बावजूद, इंडिया जो है वो बंद बांध रहा था, और हम अनफॉर्चुनेटली हमारी पिछली हुकूमतें साड़ियाँ और आम की पेटियां भिजवा रही थी। लेकिन अभी भी वक्त है जागने का, और उसका हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी वाटर स्ट्रेस लाइन पहली क्रॉस कर चुके हैं, और हम बड़े थिक पॉपुलेटेड हैं, हम 22 करोड़ की आवाम है, पानी हम बहुत ज़ाया करते हैं कि उसमें अगर बड़ा हम ये कर ले काम जो है वो इस पे हो रहा है, जो आपने बताया भी पानी के हवाले से। लेकिन एक और कंसर्न, आपने गुज़श्ता हुकूमतों की बात की है, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है शजरकारी के हवाले से वो ये है कि ज़ाहिर है बिलियंस ऑफ ट्रीज लग रहे हैं, तो क्या ये भी रेगुलेट किया जाता है कि किस किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं? क्योंकि इस्लामाबाद में एक ज़माने में जिस किस्म के दरख्त लगाए गए, आज तक भुगत रहा है इस्लामाबाद जिस किस्म की एलर्जीज हैं यहाँ पे, पोलन एलर्जीज। कुछ नाम तो आपने लिए हैं कि जो बड़े प्रोडक्टिव हो सकते हैं जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इसको रेगुलेट भी किया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हम जमीन को तो खैर हम बिल्कुल खाली नहीं रखते। कोशिश ये करते हैं कि हर जगह पे दरख्त उगाए जाएं, और ये भी हम कोशिश करते हैं, हमारे पास बेसिकली पूरा फॉरेस्ट का एक डिपार्टमेंट आईजी फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं, और उसमें इंस्ट्रक्शन भी यही होती है, डायरेक्शन होती है, क्योंकि आपको पता है सुबह के पास बेसिकली फॉरेस्ट की पूरी मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज के पास नहीं है, इनके पास सुबह के पास डिवॉल्व सब्जेक्ट है। हम उनको डायरेक्शन बार बार ये देते हैं कि आपने नेटिव स्पीशीज लगाने हैं, आपने कीकर लगाना है, पलोसा लगाना है, शीशम आपने लगाना है, बेर का दरख्त आपने लगाना है। आप एलियन स्पीशीज मत उगाएं कि आप सिर्फ कहीं से बाहर से लाके आप एलियन स्पीशीज उगा लेते हैं, और फिर पता चलता है कि वाटर टेबल ऑलरेडी नीचे चला गया है, वो इस इलाके को सूट भी नहीं करता है, और फिर एलर्जीज भी फैल जाती है। हद कोशिश करते हैं कि आप फ्रूट ट्रीज उगाए जाएं, नेटिव स्पीशीज उगाई जाएं जो इलाके को और हमारे क्लाइमेट को सूट करती हैं, सस्टेनेबल हो, बहुत नाजुक पौधे ना हो, जरा सख्त जान हो, कीकर जैसे दरख्तों, बेर जैसे दरख्तों जो शहद बनाने में भी मदद करे। और अब तो जारी बात है, हम आपको पता है कि कुछ एरियाज में हम ऑलिव की प्लांटेशन के ऊपर भी आगे हैं, बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये कि जो पिछले कुछ बगैर रिसर्च के जो पौधे लगाए गए, इस्लामाबाद के असल में इशू ये कि आपको पता है कि इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, यहाँ पे एम्बेसडर्स रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं। जब इस्लामाबाद बना था तो सारी दुनिया से गिफ्ट आए थे, उसमें जो ऑर्नामेंट्स वाले थे या खूबसूरती के लिहाज से ज्यादा पौधे थे, तो वो जो गिफ्ट वसूल किए जाते हैं, तो शायद उसका ये नहीं देखा गया कि अगर आप देखें तो इसके अंदर डाइवर्सिटी है इस्लामाबाद में, आपको हर किस्म का दरख्त, मेपल ट्री भी आपको नजर आएगा, आपको जो है वो पर्पल कलर के भी फूल वाले दरख्त नजर आएंगे, लोकल भी आपको स्पीशीज नजर आएगी, लेकिन एलर्जीज बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल हम जो नेक्स्ट प्लांटेशन करें, जब से हमारी हुकूमत आई है, वी आर वेरी कंसर्न, वी आर वेरी कीन कि हम नेटिव सस्टेनेबल स्पीशीज लगाएं, महंगे न लगाएं, जो पानी कम कंज्यूम करें और जो जरा सख्त जान किस्म के हों, मेरे ख्याल में उस तरह बड़ा के पौधे जरूरी लगाएं। है कि इस चीज के ऊपर भी गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया आज़ाद ताजकुल साहब आपके वक्त के लिए। फारूक, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, चूंकि किसानों के हवाले से बात की और जिस तरीके से आज जो एक एनवायरनमेंट था जिसमें वो बड़े ही जैसे कहते हैं ना अवामी अंदाज में वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए थे और जिस तरह से वो लोगों की मसाइल सुन रहे थे, वो बड़ा मैं तो बड़ी मुतासिर हुई। दोनों चीजें जो है ना बड़ी मजेदार थी। एक तो जो है प्रोडक्शन वैल्यूज, ये टेलीविजन पे भी आ रहा था तो बड़ा अच्छा लगा कि वो किस तरह बैठे हैं, आवाज की क्वालिटी भी सही है और कम्युनिकेट हो रहा है। दूसरा ये बात भी तय है कि कोरोना के जमाने में अपने डिस्टेंस भी रखना है और अपने अवामी रबते भी रखने हैं, तो मेरे ख्याल में
वाज द बेस्ट मिक्स पॉसिबल। एक करेक्शन कर दूं, मैं अभी करने वाला था, 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि अंडर डेवलप्ड है पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अंडर डेवलप्ड, लेकिन ये हो जाता है जब रिटोरिकली हम आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर का जो मामला है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज, एक तो पीएम साहब ने, हाँ जी, दो तीन मामले जो है ना वो किए। एक तो उन्होंने कहा कि फ्यूल और ये ट्यूबवेल्स का, और पीएम ने कहा कि सोलर इज द वे फॉरवर्ड। उसकी वजह है कि सस्ता भी हो रहा है और उसका इम्पैक्ट भी होगा। दूसरा जो मामला था वो इसका था मिडल मैन का, और भारत में इस वक्त अच्छा खासा हंगामा, हाँ जी, भारत में तो ये किया ना कि उन्होंने कंसल्टेशन की नहीं ना। उसमें गए नरेंद्र मोदी साहब, 24 घंटे में उन्होंने वर्ल्ड बैंक को खुश करना था, उन्होंने ठाक पाक किया और फैसला कर दिया और कानून पास कर दिया। यहाँ तो हमारा पीएम किसानों के साथ बैठा है ना, और वो एक बात नोटिस कर रहे हैं कि किसान को कम पैसे मिल रहे हैं और चीजें जो अजनास है वो महंगी हो रही हैं। तो दरमियान में मिडल मैन का जो रोल है, अगर उसको रहना है, जो कि रहेगा, उसको रेगुलेट तो होना चाहिए ना। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसे इंश्योर किया जाए कि वो एक्सप्लॉइट ना कर सके। और ये बड़ी अच्छी बात है कि गुफ्तगू शुनीद हो रही है, कम से कम उनसे बात की जा रही है, उनका इत्तेमाद भी लिया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। और तीसरा फिर अभी ज़रताय गुल साहिबा ने भी फरमाया कि हमें कंप्रिहेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत है, और वो नज़र भी आ रही है। कंप्रिहेंसिव में ये है कि ट्यूबवेल लगाने भी हैं, ट्यूबवेल सोलर लगाने हैं, उसके अंदर लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि आप जब भी सूरज मौजूद है तो आप तो काम कर सकते हैं। फिर वाटर टेबल का क्या होगा, गलत इस्तेमाल क्या होगा, उन चीज़ों को भी ठीक करना है। मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर इज द बैकबोन। अगर पाकिस्तान डाइवर्सिफाई कर पाए तो वी कैन रियली हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल में ये दोनों वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर जितनी बात हो और जितना काम हो उतना कम है। और आज इन दोनों के हवाले से चूंकि बात हुई तो इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि इसके हवाले से जो अवाम है उसको भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ PSL 6 का आगाज़ हो रहा है और बड़ी एक्साइटमेंट है पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर। जो क्रिकेट के शायकीन हैं बड़े पुरजोश होते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अब गुज़श्ता 2 साल से जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसकी बहाली हुई है और पाकिस्तान के अंदर अपनी सरजमीन के ऊपर होम ग्राउंड के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोविड-19 के दौरान SOPs का ख्याल रखते हुए जिस तरीके से जो बैरूनी ममालिक के खिलाड़ी हैं उनको पाकिस्तान में लाया जा रहा है, वो आ रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है 235 के करीब मैचेस जो हैं वो इससे पहले भी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां इस दौरान कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा मैचेस जो हैं उनका इनेकाद किया गया। सो ये बड़ी जबरदस्त बात है और PSL जो है उसका आगाज हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक नुमाइशी मैच गवादर में भी खेला गया है और जो गवादर का स्टेडियम है वो पूरी दुनिया में उसकी तस्वीर और उसके हवाले से जो उसकी खूबसूरती है वो बड़ी उस पर गुफ्तगू हो रही है, अब डिस्कस हो रहा है इंटरनेशनली। और इस पर फारूक क्रिस्टन टर्नर जो है बरतानवी हाई कमिश्नर, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास है उनकी गुफ्तगू इस वक्त। चले उनकी गुफ्तगू पहले हम दिखाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। जी
चलिए जी, क्रिस्टन टर्नर ने जो गुफ्तगू की है वो हमने तो सुनी है, अब हम लोगों को भी हाँ जी। दिखाएंगे, लेकिन बड़े एक्साइटेड थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि भाई हाँ जी। यहाँ पे मैचेस आज खेलने आज चाहिए। आज दो टीमों के दरमियान वो हुआ तो उस जी। मैच का टॉस भी इन्होंने हाँ, किया ना। पीसीबी 11 इन शोबिज हाँ जी। 11। हाँ। अच्छा, इसका नाम था शोबिज शार्क्स और गवादर डॉल्फिन, राइट। अच्छा, चले लेकिन उन्होंने मुझे जब वो टॉस ठीक किया है। सही है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। जब जब उन्होंने टॉस किया हाँ। तो उसके अंदर जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत हाँ। वो है क्रिकेट फील्ड है, क्रिकेट स्टेडियम है। और अब देखिए अभी तस्वीरें आ रही होंगी इसके ऊपर स्क्रीन पे। हाँ, इट बिल्कुल हम इज दिखा रहे हैं। रियली सो ब्यूटीफुल। हाँ, एक तो देख के दिल खूबसूरत चाह जो रहा है था ना वहाँ जाने स्टेडियम का, है, सीरियसली। और बैकड्रॉप जो है वो बलूचिस्तान का जो लैंडस्केप है, क्या बात खास तौर पे माउंट्स और जिस तरह से है, तो दैट्स ब्यूटीफुल। एक बात मुझे याद आती है, जब श्रीलंका की टीम आई थी, आपको याद होगा 2009 में, जी। और उस पे अटैक हुआ था। कौन भूल सकता है। उसके बाद उस वक्त हर किसी ने कहा था कि अब पाकिस्तान से खुदा न क्रिकेट खास्ता, खत्म हो खुदा गया, न खास्ता। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आएगा। और दुश्मन जो आपका है ना, उसका मसला ये है कि इट नोज कि आपके मुल्क के अंदर यूनिफायर जो है वो क्रिकेट बहुत बड़ा यूनिफायर है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी कोशिश की, बिग थ्री बना लिया कि हमारे पास कुछ ना आए। लेकिन आज का अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने देखा कि पहले साउथ अफ्रीका हो गया, अब ये पीएसएल है, हाँ। इस तरह के दीगर मैचेस हैं। तो पाकिस्तान के वो इलाके जो शायद हमारे लिए मुश्किल था कि वहाँ पे एक्सेस कर सकें, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, एक्स पाटा हो, सॉरी, और चाहे वो गवादर हो, अब वो खुल रहे हैं और वहाँ पे आप इस तरह के मैचेस भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह बरतानिया की टीम भी वहाँ खेलेगी, हमारे बल्कि वो इंटरनेशनल ये भी कहते होगा। रहे आज कि एक वक्त आएगा जब तमाम दुनिया की जो टीमें हैं उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ जाके खेलें, और वो यहाँ खेल रही हाँ होंगी। जी, सो बिल्कुल। इंशाल्लाह ऐसा होगा। पीसीबी पीएसएल सॉरी, उसके मैचेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं और लोग बड़े एक्साइटेड हैं। आप भी, मुझे लगता है क्रिकेट में काफ़ी आपका इंटरेस्ट है। जी, सो पाकिस्तानी होना स्क्रीन्स और वगैरह सेट कर क्रिकेट ली में हैं ना आपने? यहाँ तो इंटरेस्ट बड़ी होना। बड़ी स्क्रीन्स लगती हैं हाँ जी, मुख्तलिफ मेरे जगहों ख्याल में आप किसी भी ऑफिस जाए ना, हाँ। अगर पाकिस्तान में कोई मैच चल रहा है और या पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है, हाँ। तो मैंने ये देखा है कि काम करने वाले इस प्रोग्राम में बैठे होंगे और उनका नजरें ध्यान। स्क्रीन पे होगी, हाँ। राइट। इसी तरह से मैं एक शादी में गया और उस शादी के अंदर दुल्हा साहब जो है वो एक साइड पे बैठे हुए हैं और दरमियान में स्क्रीन लगी हुई है और मैच चल रहा है। तो पाकिस्तानी तो मैवरिक्स हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। और अच्छा है कि पीएसएल जो है वो आपके मुल्क के अंदर एक तो लीग क्रिकेट को लेकर आया, और दूसरा उसकी खूबसूरती ये है कि क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ सूबों की कर रही है, तो उससे भी एक हुस्न निकल के आता है। और सबसे मुझे जो खूबसूरती इस दफ़ा लग रही है कि कश्मीर की टीम भी शामिल हो रही है, और वो जो कश्मीर का स्लोगन है खेल आज़ादी के साथ, और वो जो मैसेज है दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर आप देखें कि कश्मीर का एक हिस्सा इंडिया ने गस्ब कर रखा है, तो उधर आज़ादी नहीं है, और हम ये दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है वो आज़ाद है और लोग आज़ादी से खेल सकते हैं। इस वक्त जी मायनाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मोहसिन हसन खान साहब, मायनाज क्रिकेटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त के लिए। मोहसिन साहब, और मुझे बताया जा रहा है कि आप खास तौर पे गवादर का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। सो मैं चाहूंगी कि अपने तासुरात जो हैं वो आप बताएं, जरा हमारे आवाम से भी शेयर करें। जी, मैं बिल्कुल कहूँगा। पहले तो आपको और प्रतापी भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा ये कि देखिए, गवादर तो बहुत दूसरे और पहलू से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वेन्यू खुला है। अब अल्लाह ताला की एक रहमत है जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला बहुत इससे फायदे पहुंचेंगे, और बड़ा इम्पोर्टेंट ये इकोनॉमिक जोन, बिल्कुल। हाँ, सही। और जो मैंने स्टेडियम देखा, जो पिक्चर्स में देखा, कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भी भेजी, यकीन कीजिए इतना खूबसूरत माशाल्लाह स्टेडियम है। जिसने भी बनाया है, जिन लोगों ने उसके पीछे जिनकी मेहनत है, आउटफील्ड भी हो चाहे वो पिच हो, और जो उसकी सराउंडिंग है, स्पेशली एक साइड पे जो हिल्स नजर आते हैं, जो पहाड़ नजर आते हैं उस पर, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बल्कि अगर देखा जाए तो जैसे आजकल बहुत से ऐसे मैचेस हो रहे हैं कि पब्लिक के बगैर, क्राउड के बगैर मैचेस वहाँ खेले जा रहे हैं पूरी इंतजामिया के साथ, तो बिल्कुल इट्स अ वंडरफुल एवेन्यू। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इवन जब ये यहाँ पे रेगुलर क्रिकेट शुरू हो जाए और लोग भी आना शुरू हो जाए, तो ये वेन्यू जो होगा बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है टूरिंग टीम्स के लिए और हमारी क्रिकेट की प्रमोशन के लिए।
तो एक तो मैं ये जरूर बात कहूंगा, अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते कि गवादर जो है कितनी दूसरे एंगल से हमारे लिए फायदेमंद इंशाअल्लाह साबित होगा, लेकिन क्रिकेट भी साथ में है तो क्या ये सोने पे सुहागा है। अच्छा, आपने सही कहा सर। ख़ास तौर पे मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट उसका रिज्यूम हो गया। व्हाट विल इट टेक टू इंश्योर कि हमारे यहाँ मोहसिन साहब पूरे का पूरा क्रिकेट जिस तरह से पूरी आबोताब के साथ आ जाए और कोई मसाइल ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी इम्प्रूव होती रहे? देखिए मेरे भाई, पता आपकी एक बात तो आपने देख ही ली होगी, हम सब ने कि दुनिया भर में ये कोविड ने, पहले तो एक दहशतगर्दी का मसला था, उस पर पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से उस पर काबू पाया, उसको सलाम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपनी फौज को, अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको सलाम करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने किया। लेकिन अब कोविड जो है ये देखिए, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से एक नाराजगी है तो पूरी दुनिया पे छा गई है। दुनिया का मुझे एक कोना बता दी जो इससे बचा हुआ हो, क्योंकि पहले हमने पास में सुना था किसी शहर में हो गया, किसी मुल्क में हो गया, या जैसे यूरोप में आया था वो स्पेनिश फ्लू आ गया था, यूरोप था सिर्फ। इस दफा पताफी मेरे भाई पूरी दुनिया का मुझे एक कोना बता दी जो बचा हुआ हो, और ये अल्लाह ताला की नाराजगी है। मैं पर्सनली फील करता हूँ। शुरू में मैंने जब ये आया था तो मैंने एक वीडियो भी अपना इसके ऊपर बना के दिया था कि मैसेज, और मैंने कहा था कि इसका सिर्फ दो चीजें हैं इसका इलाज। एक तो ये कि आप अपनी मैक्सिमम एहतियात करें और हम इस्तग़फ़ार करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जितनी हमें नेमतों से नवाजा हुआ है। मोहसिन साहब, आपका वो वीडियो इंशाल्लाह ताला देखेंगे भी सही और उस पर करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपको फिर क्रिकेट की तरफ वापस लेके आना चाहता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान सर, व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट वी नीड टू एक्चुअली मेक श्योर कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट आता रहे और फिर अब कमी दोबारा ना हो? देखिए मैं कोविड के हवाला इसी वजह से दे रहा था, उसकी वजह से कि आपने दुनिया भर में देखा होगा, इवन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्क हैं, इवन इंडिया, कि कोविड की वजह से क्राउड को आने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो क्राउड बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और आपको पता है खासतौर पर हमारे इस खत्ते में, पाकिस्तान में, इंडिया में, इधर बांग्लादेश में, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में सारे अच्छे मैचेस पे जो जैम पैक क्राउड होता है, तो ये एक थोड़ी सी खलिश महसूस हो रही है। लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से कि ये कोविड का जल्द से जल्द खात्मा हो, तो फिर आप देखिएगा क्राउड भी आएगा। और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का, मैं इसको डेफिनेटली अपने क्रिकेट बोर्ड की जितनी भी तारीफ करूँ कम है कि उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि टीम्स आ रही हैं, यहाँ पे खेल हो रहे हैं। अभी आपका PSL भी शुरू होने वाला है और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका होके गई है। उसके अलावा बस एक काम मैं जरूर यहाँ कहूँगा, PTV हमारा बेहतरीन सबसे बड़ा नेशनल चैनल है, खुदा के वास्ते एक बातों का ख्याल रखें, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या कोई मैदान भी हो, करप्ट लोगों को मत शामिल करें उसमें। और पता थी इसी वजह से मेरे भाई मैं वहाँ से अलग होके बैठा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब आपके वक्त के लिए। और उन्होंने जो बात की, और हम भी इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है, इसका मेरे ख्याल में क्रेडिट जो है वो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर ना दें तो ये बड़ी ज्यादती होगी। और फिर कोविड-19 के दौरान मैचेस का इनेकाद कराना PCB और वफाकी हुकूमत डेफिनेटली ये एक अंग्रेजी का वो मुहावरा है कि तमाम हीरोज जो होते हैं वो केप नहीं पहन के फिरते हैं ना, जैसे सुपरमैन हो गया। बाकी हमारे जो फौजी बहन भाई हैं, हमारे जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट के हीरोज हैं, परवानों की तरह इन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर किया है। और मेरे ख्याल में जितनी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। फिर हीरोज हमारे क्रिकेट टीम भी है जो कोविड के दौरान जो है वो खेलती है और अच्छा खेल के दिखाती है। और अरेंजमेंट्स जिस तरह की PCB ने कराया है, मेरे ख्याल में आज के दिन जो है ना, गवर्नमेंट को क्रेडिट देना जी बिल्कुल, इट विल बी अ मिस के जो है ना, मैं जुल्फी बुखारी साहब की बात ना करूँ जो वहाँ पे खेल रहे हैं खुद। अच्छा, इसी तरह से हमारे जो इसकी बात कर रहा हूँ गवादर की, और हमारे आपने बात की है तो क्रिस्टन टर्नर का वीडियो आ गया, वो वीडियो हमारे पास है, मेरे ख्याल में वो हमें दिखा देना चाहिए। दिखाइए जी। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानविया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत है, क्योंकि क्रिकेट हमारे खून में है, इट्स इन आवर ब्लड। और ये क्रिकेट ग्राउंड ग्वादर को मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पूरा दुनिया में है। और मुझे उम्मीद है कि इंग्लैंड क्रिकेट की टीम शायद एक दिन यहाँ
खेले। UK पाक दोस्ती जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बड़े जबरदस्त अंदाज में उन्होंने उर्दू नहीं में जो पहले गुफ्तगू की है, पहले तो उनकी it is very interesting। उर्दू कितनी खूबसूरत है उसको देखिए, फिर उनका जज्बा खासतौर पे पाकिस्तान और बरतानिया की दोस्ती का, और फिर क्रिकेट का, और फिर ये कहना कि गवादर आके हमारी टीम खेले, और दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम हाँ जी, उन्होंने हाँ इसे जी। करार दिया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी खबर है। साथ ये है कि चाहे वो PSL हो, चाहे वो ये गवादर वाला जो मैच है वो है, उसके अंदर जो जो हिस्सा डाले ना, किसी कंजूसी के बगैर उन तमाम की तारीफ करना ज़रूरी है, वाजिब है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स के बगैर हम लोगों की हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे इंटरनेशनल इमेज जो है वो सारे के सारे चले जाते हैं। लेट अस प्ले एंड लेट अस सेलिब्रेट ऑल द हीरोज हु और कीप अगर ऑन जब पुटिंग हम देयर हीरोज की बात कर रहे हैं तो हम अपने हीरो मोहम्मद अली सतपारा को कैसे भूल सकते हैं। और सीरियसली कल जब ये उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि नाउ इज नॉट कमिंग बैक, तो ऐसा लगा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, अभी भी उम्मीद थी, पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। और फिर हमारी जिस तरह से फौजी जवान जो हैं वो ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन जारी था उसमें हिस्सा ले रहे थे, और बड़ा मुश्किल सर्च ऑपरेशन था, तकरीबन 13-14 दिन तक जारी रहा। तो वो एक उसका ख़त्म होना और फिर उनकी वापस ना आने की बात किया जाना, और फिर उनके बेटे ने जिस दुख के साथ और जिस तकलीफ के साथ ऐलान किया, सो आप इस पे कहेंगे कि मैं तो इमोशनल नहीं, मैं आपसे ज़्यादा जो है ना व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स आई एम बिगर सॉफ्टी। लेकिन बात ये है कि देखें, ज़िंदगी और मौत जो है ना वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जो 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 रात जो है वो कब्र से बाहर है, वो कब्र में नहीं आनी, और जो कब्र के अंदर है वो कब्र से बाहर नहीं आनी। लेकिन उसके बावजूद एक मामला है कि बंदे तो चले जाते, हम सब चले जाएंगे, what you are remembered for, that is important, right? और अगर एक बंदा जिसको जो काम पसंद था, अब मेरे लिए पैशन था, हाँ पैशन था ना, is a very small हाँ हाँ, बट यू गेट द पॉइंट ना, तो कि एक बंदे का पैशन था और वो वही काम करते हुए जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में समझता हूँ कि अगर मैं इतना खुशकिस्मत हुआ तो आई विल से कि मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत कामयाब हो गई। एक बंदा पाकिस्तान का सर्व जो है वो बुलंद कर गया, पाकिस्तान के अंदर इस पूरे एवेन्यू को वो खोल गया, वो पाकिस्तान का एक ऐसा एम्बलम बन गया जो कभी भी जो है ना मिटेगा नहीं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बात है। And he was a porter, मतलब और फिर वहाँ से शुरू हुआ कैसे उनका शौक, और ना ही उनके पास वो उस तरह के करोड़ों रुपए मालियत का जो वो लिबास पहनते हैं, खास लिबास होता है, वो था ना उनके पास। वो बरकी हरारत वाले जूते थे, वो जब जाते थे को पैमाओं के साथ, तो वो जब छोड़ जाते थे अपना सामान नीचे, तो वो उनका सामान वो पहन के, यानी जो वो एक छोड़ दिया होता था, वो अपना शौक पूरा करते थे। और वो करते करते आप देखें कि कितनी मेहनत उस शख्स ने की कि वो कहाँ तक पहुंचा। हाँ जी, और लिटरली टॉप तक पहुंच गया ना। और दूसरा 7 एक और चोटियों को सर करने का एजाज है, 8000 मीटर बुलंद दुनिया की, और पाकिस्तान की 5 सबसे बुलंद तरीन चोटियां, जिसमें K2 भी शामिल है। और सर्दियों में भी खास तौर पे उन्होंने नांगा सर्दियों में वो आप कर रहे थे एग्जैक्टली, K2 जो इससे पहले वो लेकिन K2 नहीं कर सके। हाँ, लेकिन आप कहते तो हैं कि यहाँ तक पहुँच गए थे उसके समिट तक। बेटे तो यही कह रहे हैं ना। लेकिन उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें उनसे कहा गया, देखें कि नेशनल हीरो होते हुए उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें कि जी आप चाहे आपकी फैमिली के लिए क्या हो। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि मेरी बेगम के पास एक स्विंग मशीन हो। ठीक है, जस्ट थिंक, सो क्लोज टू द नेचर, सो क्लोज टू पाकिस्तान, बड़ी बड़ी ख्वाहिशों का इजहार नहीं किया। और कोई ऐसा नहीं कि जो है ना वो कहा जा रहा हो मुझे स्पेसशिप चाहिए या मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हीरोइज्म को जिंदा रखने के लिए ऐसे लोगों का जिनका नाम है उनको हमें बहुत एफर्ट करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। खबर ये है कि इनको नॉमिनेट किया जा रहा है वो सितारे पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल में अगर वो होता है तो दैट विल बी आल्सो अ ग्रेट। कौन है जो डिजर्व करता हो? डिजर्व नहीं करता कोई और। बिल्कुल ठीक है, और हमारी कोशिश है कि हम साजिद अली सतपारा जो उनके बेटे हैं उनसे हम राब्ता जो है वो हमारा हो जाए और उनसे हम बात कर पाएँ। हालांकि बड़ा मुश्किल है, कल भी जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, इस तरह से आके मीडिया के सामने, लोगों के सामने, लेकिन ये है कि एक तो जिस तरह से ये 5 पाकिस्तान की जो बुलंद तरीन चोटियाँ
चोटियां हैं उनको सर करना और दुनिया की 7 जो 800 मीटर से बुलंद जो चोटियां हैं, पहाड़ हैं, उनको सर करना तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। जी, मेरे ख्याल में एक तो आपने कहा ना कि आप उनको रब्ता कर रहे हैं, तो ये एक बात तो मैं कहूँगा कि इस वक्त सेंटिमेंट्स का मामला होता है, हमारे यहाँ क्लोजर नहीं मिलता है लोगों को, तो हम पहला काम करते हैं कि मीडिया पे ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, लेकिन ये है कि उनको इस वक्त क्लोजर की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। दूसरा आपने जो कहा ना कि जी दुनिया की साथ जो है चोटियाँ वो की उन्होंने, सर बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो चोटियाँ 5 आप कह रही हैं, जब ये लोग जाते हैं ये मिलाद के साथ होगी ना? हाँ जी, जब ये लोग जाते हैं, मैं अपने मुल्क के 4 दीवारी के अंदर की बात करना चाहता हूँ, जब व्हेन दे गो देयर, तो वो सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि वो खुद सर कर रहे हैं, सारी दुनिया की अटेंशन उसके तरफ ले जाते हैं। पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है, पाकिस्तान के जो फ्लोरा फाना की पहले बात हो गई, पाकिस्तान के पहाड़ और मैदान, उनकी खूबसूरती को उजागर करने में भी ये दे आर एक्चुअली एम्बेसडर्स, जस्ट थिंक। तो उसके अंदर जो इनकी वो है मेहनत है, काविश है, एक्नॉलेज भी होना चाहिए, रिवॉर्ड भी फैमिली को किया जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में बेटे ने बीड़ा उठा लिया है बाप के उसके मिशन को, तो मेरे ख्याल में वी शुड बी सेलिब्रेटेड। हम मोहम्मद अली सतपारा के इस पैशन को, उनके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी जवाई रहमत में जगह दे। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त सेनेट इलेक्शंस की गूंज है और उसके ऊपर कोशिशें हुकूमत की तरफ से जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली के हवाले से जारी हैं, जिसमें सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर बहस है, उसके ऊपर समात भी हो रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसके हवाले से ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्शन कमिश्नर समेत जो दीगर अरकान हैं उनको गुज़श्ता दिनों बुलाया भी, पेश होने का हुक्म भी दिया और फिर उनके साथ बहुत से सवालात जो हैं वो उनके सामने रखे गए कि आखिर इसके ऊपर क्यों कोई काम जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां शफाफ इलेक्शन की वो सेनेट इलेक्शन के मामले में आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। और इसमें आज भी उस पर हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हुकूमत को जो है वो दबाव में लाया जाए, जिसके जवाब में आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गाजी बरोता जब उन्होंने आज दौरा किया तो वहाँ गुफ्तगू के दौरान कुछ बात भी की है। जरा पहले हम उनकी बात आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर और सारे ऐसे ऐसे शाहना जिंदगी गुजार रहे हैं। इसहाक डार सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। एक कागज नहीं बताने के लिए कि ये पैसा यहां से बाहर गया कैसे। जिन डाकुओं ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। ये 30 साल से हमारे
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। सब नहीं बिकते, लेकिन कई बिकते हैं, और ये 30 साल से हो रहा है और पता भी सबको है। तो आज हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि नहीं जी खुफिया बैलेट हो। ये होता है जब एक मुल्क की इखलाकियत तबाह कर दी जाती है। जो सेनेटर करोड़ों रुपया खर्च करके बन के आएगा, वो क्या अवाम की खिदमत करने आएगा? वो अवाम का खून चूसने आएगा, वो पैसे बनाने आएगा। ये कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। और जो बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की, कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू हमने कोर्ट में भी सुनी। जस्टिस एजाज एहसन साहब ने भी कुछ ऐसी बात की, उस पर मैं जाऊंगी, लेकिन पहले आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन। जी, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म जो है इज़ एक्चुअली, उनकी बात से पता चलता है कि उनके दिल में दर्द है और वो इस मामले को हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, उसको सही कहते हैं ना पीएम, कि वो क्या इकबाल का है ना, वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ लॉस नहीं है, सेंस ऑफ लॉस का भी लॉस हो गया, राइट। तो अब अगर जो है ना कोई बंदा उठ के पीएम हो या कोई और हो, अगर वो बात करता है कि ये गलत है, तो हम 5 मिनट के लिए तो समझ नहीं पाते ना कि क्या रहा है। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कोई भी लॉ मेकर जो है वो खरीद और फरोख्त के जरिए आना चाहिए। अगर वो आएगा तो फिर पैसा, एक तो पैसा करप्ट लोगों के पास बहुत है, और फिर जो होते हैं करप्ट लोग वो इंटरनेशनल माफिया से मिल रहे होते हैं। फिर आप सोचें कि उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है और आपके मुल्क के खिलाफ कितना हो सकता है। इसीलिए तो है ना कि जब भी कोई काम करने की चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो एक कट लगाता है और आपकी डायरेक्शन और हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि एक और बात भी की पीएम ने, और वो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। जिस तरह से बिहेव करते हैं ना कि जी वो पिदरम सुल्तान बूथ, कि हम तो जो है ना बादशाहों के बच्चे हैं, और अगर हम हार गए हैं, अगर हम हार गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई दुनिया में सब कुछ खराब होगा, उसकी वजह हम तो हार ही नहीं सकते। दिस इज नॉट इट। अगर या तो जमहूरियत के नाम पे ब्लैकमेल करना छोड़ दें, या फिर जमहूरी बन जाए। जमहूरियत में ये है कि एक पार्टी जीतती है, बाकी हारती हैं। सबकी अपनी अपनी जमहूरियत की भी अपनी अपनी डेफिनेशंस है ना। अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं करनी, अपना सारे का सारा वो करना है कि कंसल्ट नहीं करना है। ये खासतौर पे सेनेट के ऊपर एक कमेटी की मीटिंग होनी थी सेनेट के इलेक्शंस पे, और उस गवर्नमेंट ने अपोजिशन को बुलाया, और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी की होनी थी। अपोजिशन वाज अबाउट टू गो, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएंगे। वो अनइलेक्टेड है, वो किसी पार्टी की पोस्ट पे इलेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इलेक्टेड बेटी है एक पॉलिटिकल लीडर की, और इलेक्टेड लोग जो है वो पार्लियामेंट में नहीं गए और डिबेट नहीं हो सकी। अच्छा, फिर जब पार्लियामेंट में होता है तो हमने देख लिया कि क्या धोबी पटके लग रहे थे और क्या एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा था। नहीं, फिजिकली अटैक हो रहा था। जब आप इसको देखते हैं तो क्या पीएम जो है वो गुस्सा ना निकाले, क्या वो ना बताए कि ये आपके साथ हाथ हो रहा है और होता जा रहा है। तो ये मामला है मेरे ख्याल में जस्टिस एजाज एहसन का आपने कहा, जी, मैं चूंकि जो रोल है इलेक्शन कमीशन का उसके हवाले से मैं बात करना चाहती थी, जिस पर जस्टिस एजाज एहसन साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि 40 साल में कितने सेनेटर्स जो हैं वो वोटों की खरीदो फरोख्त पर नाअहल हुए। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन से जो है वो उन्होंने, जिस पर उनके जो वकील थे वो खामोश हो गए और कोई जवाब नहीं दे सके। सो ये इतने अरसे से हो रहा है, ये कोई आज की बात नहीं, और बड़ा खुला मतलब ये सब कुछ है, खुलेआम होता है, सबको मालूम है कि क्या होता रहा, गुज़श्ता इलेक्शंस में किसने क्या किया, लेकिन इसके बावजूद होता कुछ नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा लिया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले क्योंकि ये मामला जो है जस्टिस एजाज ने जो है खासतौर पे 2-3 और मामला पे भी बात की। उन्होंने कहा कि आप करते हो कि सीक्रेट बैलेट, क्या ये वोट जो है ता क़यामत जो है सीक्रेट रहना चाहिए, या इसके अंदर जो है कम से कम पार्टी लीडर्स को भी पता होना चाहिए, राइट। ये मामलात हैं जिनको समझने की ज़रूरत है।
इन पार्टियों ने मिलकर दो काम किए थे, ऑपोजिशन पार्टीज ने। एक इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसकी बाज़गश्त आप सुप्रीम कोर्ट में भी सुन सकते हैं, और दूसरा इन्होंने खुद 18वीं तरमीम के अंदर फ्लो क्रॉसिंग को बंद किया था। फ्लो क्रॉसिंग को बंद करने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी मेंबर जो है वो अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके अंदर दो तीन इम्पोर्टेंट थे, बजट के ऊपर हो गया, ये जो है क्या कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस पे हो गया, और इलेक्शंस के ऊपर भी हो गया। अब इन तमाम चीजों में जब आपने खुद ये कानून किया और आपने खुद एग्री किया है, जो उनकी शिक नंबर 23 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइंड बाय हुम, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। अच्छा, अब इन तमाम चीजों के बाद आप ये कहते हैं कि उसको एक साइड पे रखे, क्यों जनाब? जरदारी साहब ने पैसे इस्तेमाल करने हैं और जरदारी साहब ने जो है गिलानी साहब को इंस्टॉल कराना है, और वो हमेशा हर इलेक्शन में एक बात बता जाते हैं कि जमहूरियत शमूरियत कुछ नहीं है, असल में पैसा है, और उनका काम कमाल है। Which is very unfortunate। 2018 में खत्म हो रहा है प्रोग्राम 2018 में उन्होंने बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई, उन्होंने सारा कुछ किया, फोकस करके ये सेनेट के अंदर इलेक्शन कराए। अब फिर वो करना चाह रहे हैं, क्या इस तरह के एटीट्यूड का इनकरेज करना चाहिए? पीटीआई और मुस्लिम लीग नून आपस में बहुत मुखालिफ हो, लेकिन इस वक्त इन दोनों के साथ हाथ करना चाहते हैं जरदारी साहब। अगर आप करने देना चाहते हो करने देते। बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है कि जो मैसेज दिया जा रहा है इस तर्ज अमल से, वो भी सामने अवाम के आए, और मेरे ख्याल में अवाम भी अब हमारे बड़े मैच्योर हो चुके हैं। पॉलिटिकल सेंस जो है वो उनकी ऐसी है कि वो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसी नोट पे नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, प्रोग्राम को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मशल बुखारी और फ़ारूक ताफ़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।